कल तक हमने पूरा किया लॉक। अब आगे हम तीसरा थिंकर करेंगे, जीन जैक्स रूसो। रूसो कौन था? रूसो के सामाजिक समझौता के बारे में क्या विचार थे? रूसो क्या कहता है? मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। क्या कहता है? देखो डेफिनेशन दिया है उसने कि स्वतंत्र उत्पन्न होता है। जब वो पैदा होता है तो स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जब उसका जन्म हो जाता है, दुनिया में आता है, समाज में, तो क्या लिखा है कि जंजीरों में जकड़ा जाता है। क्या होता है कि माँ बाप का जब बच्चा है, बचपन है उसका, बचपन में पेरेंट्स क्या करते हैं? उसे ये नहीं करना, वो नहीं करना, सही गलत सिखाते हैं ना, तो वो क्या है? स्वतंत्रता नहीं है उसे। तो रूसो क्या कहता है? समानता और मानव मात्र की महत्ता का प्रतिपादक। रूसो को क्या कहा गया है? समानता और मानव मात्र की महत्ता यानी कि महत्व का प्रतिपादक क्यों कहा गया है रूसो को? किस लिए? राजनीतिक विचारों के इतिहास में समानता और सामान्य व्यक्ति में विश्वास की भावना से कोई विचारक इतना घनिष्ठ स्वरूप से संबंध नहीं है जितना कि रूसो का राजनीतिक विचारों के इतिहास में क्या विचार है उसके? समानता और सामान्य व्यक्ति में विश्वास की भावना से, यानी कि जो उसके राजनीतिक विचार हैं, इतिहास है जो उसका, उसमें समानता और सामान्य व्यक्ति का जो संबंध है वो विश्वास की भावना से इतना जुड़ा हुआ है और किसी भी विचारक का नहीं जुड़ा हुआ जितना रूसो का। उसने उन परिस्थितियों में समानता की धारणा का प्रतिपादन किया जबकि असमानताएं सामान्य थी। उसने क्या किया? रूसो ने समानता को महत्व दिया। समानता की इसी धारणा के आधार पर रूसो को प्रजातंत्र का संदेशवाहक समझा जाता है और अपने इन्हीं विचारों के आधार पर रूसो ने फ्रांस की क्रांति के जनक का कार्य किया। उसका जीवन परिचय आगे करेंगे। उसका जीवन परिचय में क्या है? रूसो का जीवन अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा बहुत ही अधिक उत्तेजक और रोमांचकारी था। बहुत कम लेखकों की कृति में संसार के प्रति उनकी भावात्मक प्रतिक्रिया इतनी स्पष्ट और सच्चे रूप से झलकती है कि रूसो की कृतियों में। रूसो का जन्म 1792 ईस्वी में जिनेवा के गणतंत्र में हुआ था। उसकी माँ की मृत्यु उसके प्रसव काल में ही हो गई थी, यानी कि जब उसका जन्म हुआ तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसका पालन पोषण उनके पिता ने किया। उसके पिता एक कुशल घड़ीसाज किंतु अस्थिर चरित्र का था, यानी कि उनका स्थिर चरित्र जो था स्थिर नहीं था, उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी। रूसो की नियमित शिक्षा की कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं की थी। शिक्षा देना तो दूर, अपने पुत्र को अवांछनीय व्यसनों का साथी बना लिया, यानी कि पुत्र के ऊपर उन्होंने निगरानी नहीं की। उन्हें अवांछनीय यानी कि जो वांछनीय, जो जरूरत नहीं थी, ऐसा उन्होंने गलत उनको आदतें पड़ गई। 16 वर्ष की अवस्था में आवारागर्दी का युग इनका आरंभ हो गया जो 14 वर्ष तक चला। इस काल में कोई ठिकाना इनका न था और वह दर दर भटकते रहे। क्यों? क्योंकि उनके माँ का सहारा नहीं था। फिर है, रूसो के स्वभाव में अनेक दुर्गुण थे। उन्हें नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं हुई किंतु उसमें जन्मजात प्रतिभा अवश्य थी और उसे इस प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ। आगे हम देखते हैं, प्रतिभाशाली रूसो के मस्तिष्क में विचारों का एक तूफान आया। उसने अकादमी द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार के लिए 1754 ईस्वी में निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। रूसो ने क्या है, पहले उनके जैसे विचार थे, सही नहीं थे, बाद में धीरे धीरे उन्होंने अच्छे लोगों का साथ हुआ, उसका मेल मिलाप शुरू हुआ और वो जो बुरी औरतों का साथ छोड़कर वे सही ढंग से रहने लगे और प्रतिभाशाली रूसो जो था, उनका दिमाग जो था बहुत अधिक विचारशील था और उन्होंने
प्रस्तावित पुरस्कार के लिए 1754 में निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। उनके निबंध का विषय था असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला, यानी कि असमानता कैसे उत्पन्न होती है और उसकी आधारशिला कैसे रखी जाती है। उन्होंने कहा था कि विषमता का मूल कारण निजी संपत्ति है जो नितांत अस्वाभाविक औचित्य पूर्ण है। जिन्होंने निजी व्यक्ति जिसने एक भूभाग पर अधिकार जमा कर कहना आरंभ किया कि यह मेरी भूमि है और इसकी इस बात को मूर्खों ने स्वीकार कर लिया, वह व्यक्ति ही राज्य का संस्थापक है। क्या कहते हैं कि निर्धन लोग सोचते हैं कि राज्य भूस्वामियों से उनकी रक्षा करने के लिए है, परंतु कुछ दिनों में वे राज्य वास्तविक रूप को समझ लेते हैं, लेकिन वे शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाते। गरीब लोग क्या है जो है वो क्या सोचते हैं, देखो क्या लिखा है, निर्धन लोग सोचते हैं कि राज्य भूस्वामियों से उसकी रक्षा करने के लिए है, यानी कि जो भूमि के स्वामी हैं राज्य उनसे उनकी रक्षा करता है, लेकिन कुछ दिनों में वे राज्य के वास्तविक रूप को, जो राज्य का स्वरूप होता है, उसको समझ लेते हैं, लेकिन वे शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। यानी कि गरीब लोग, क्या आपने कहावत है ना, एग्जाम्पल आप देखते हो कि गरीब लोग गरीब रह जाता है और अमीर लोग और अधिक अमीर होता जाता है। क्यों होता है कि गरीब लोग बुद्धि से नहीं चलते, वो क्या करते हैं कि वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई ये हमारी रक्षा करेगा, और एक इनमें बुद्धि और विवेक इतना ही होता है कि ये इन्होंने अगर आप 100 रुपये कमाए हैं तो वो उसी दिन खा के खत्म करने की सोचते हैं। रूसो का द्वितीय निबंध प्रथम से अधिक तर्कशूर और सांगोपांग था, किंतु विषय वस्तु धनी समाज और फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के अनुकूल न होने के कारण पुरस्कार उसे न देकर एक अन्य व्यक्ति को दे दिया गया। अब इन्होंने क्या लिखा है कि 1662 ईस्वी में उन्होंने पेरिस छोड़ दिया और जीवन के शेष 16 वर्ष खाना बदोश की तरह, खाना बदोश कौन से होते हैं, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, खाना बदोश की तरह जीवन व्यतीत किया और 1778 में उनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म हुआ 1712 में हुआ और 1778 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, वे कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट contributed to corrupt of purify morals। फर्स्ट है, has the progress of science and arts contributed to corrupt of purify morals 1749 में। फिर लिखा discourses on arts and science। सेकंड क्या है उनकी, discourses on arts and science। थर्ड है discourses on the origin and foundation of the inequalities of man। फोर्थ है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिफ्थ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सिक्स्थ एंड लास्ट है ईमाइल। ईमाइल इन्होंने लिखी 1762 में। ये इनकी कृतियां हैं। इनके 3 ग्रंथों में राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंध जो है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें रूसो ने सामाजिक समझौता के बारे में क्या बताया है ये हम कल पढ़ेंगे।